हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र की ये आई दृष्टि है जो एग्ज़ाम्स के लगभग 1 महीने या 15-20 दिन पहले आती है। इस बार थोड़ा सा जल्दी आई है, शायद आर ओ और ARO एग्ज़ाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आर ओ एग्ज़ाम्स के लिए भी इसमें जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं 2024 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग देखेंगे कि हमने जो इसमें हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और बहुत क्रिस्प तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आपके रिवीजन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप लोग इसे देखना ना भूलें। रिवीजन आपके एग्ज़ाम्स में जो कन्फ्यूजन्स को कम करने का प्रयास करता है और आप ध्यान रखिएगा बहुत ही कम समय में यह क्लास जो है रिवाइज होगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसका 8वां संस्करण जारी किया गया है और जारी किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसमें कुल शहर जो हैं वो 4477 हैं। कितने हैं? 4477। और जो छावनियाँ हैं उसमें 61 छावनी हैं और 88 लगभग गंगा किनारे के शहर हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर पे है और कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे इंदौर है और दूसरे नंबर पे सूरत है। पहले नंबर पे ही इंदौर है और पहले नंबर पे ही सूरत है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये बन के आता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा शहर है तो ध्यान कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई, चौथे पे विशाखापट्टनम और 5वें पे भोपाल है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं जो इसमें टॉप 5 में है। अब हम लोग देखते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का क्या है। तो उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है जो टॉप 20 में है। ठीक है, वो भी है आपका नोएडा। कौन सा है? नोएडा 14वें स्थान पर है। और गाजियाबाद की स्थिति अगर देखें तो 38वीं है, अलीगढ़ की देखें तो 40 है, वाराणसी की देखें तो 41 है और लखनऊ की देखें तो 44वां है। तो लखनऊ हमारा जो स्टेट कैपिटल है उसकी 44वीं रैंक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा जो है उसको 5 स्टार मिला है, नोएडा को 5 स्टार मिला है। अब देखते हैं हम लोग 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में। तो इसमें सासवड़, पाटन और लोनावला और कराड़ और पंचगनी, ये 5 शहर ऐसे हैं जिनको 1 लाख से कम श्रेणी में रैंकिंग दी गई है। इनमें से 4 आपके जो महाराष्ट्र से हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 महाराष्ट्र से कौन से हैं? सासवड़, लोनावला, कराड़ और पंचगनी। ठीक है, शीर्ष 5 राज्य जो हैं, राज्यों के अगर देखा जाए शहरों से इतर, तो राज्यों में अगर देखें हम लोग तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। जैसे आपने देखा कि 4 इसमें शहर महाराष्ट्र के थे, इसलिए देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है आपका, चौथे पे उड़ीसा है, 5वें पे तेलंगाना है। अगर हम यूपी की स्थिति की बात करें तो यूपी 9वें स्थान पर है। ठीक है, और बिहार पीसीएस के लिए या बीपीएससी वालों के लिए देखा जाए तो ये 15वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। और इसमें कुछ नोट पॉइंट है कि जो छावनी है मध्य प्रदेश की, छावनी महू छावनी, इसको मिला है सबसे स्वच्छ छावनी का दर्जा। ठीक है, और चंडीगढ़ जो है ये सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे गीत क्या होगा इसका? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। 2024 के लिए ये गीत बनाया गया है, घोषित किया गया है। इसे गाया है कैलाश खेर द्वारा गाया गया है। हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपके, जैसे कि पीएम जनमन। अगला टॉपिक हमारा पीएम जनमन। तो जन और मन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम द्वारा। और इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये चलाया गया है बेसिकली पीवीटीजीज के लिए। पीवीटीजीज यानी कि ये किस दिन लॉन्च किया गया था? जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? ये होता है 15 नवंबर को। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? झारखंड के खूंटी जिले से। जनजातीय गौरव दिवस जो आपका पीएम जनमन है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? झारखंड के खूंटी जिले से। ठीक है, तो 2000 अब देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जो जनसंख्या है वो है 10 लाख है। 10 करोड़ 45 लाख है। और इसमें 18 राज्य और कुछ यूटी शामिल किए गए हैं, अंडमान निकोबार मिला के। जो सब मिला के 75 समुदाय ऐसे हैं जो पीवीटीजीज की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। और पीवीटीजीज का अगर फुल फॉर्म पूछे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीवीटीजीज का फुल फॉर्म, एनईएफटी का फुल फॉर्म, आरटीजीएस का फुल फॉर्म, तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा।
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये वो समूह हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगले 3 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई यह योजना पीएम जनमन, इसके लिए व्यय की बात की जाए तो ये व्यय है इसका 15,000 करोड़ रुपये। और इसमें जो सुविधाएं दी जाएंगी वो सुविधाएं आपकी सुरक्षित आवास होगा, स्वच्छ पेयजल होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य पोषण होगा, सड़क और दूरसंचार संपर्क होगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इनके एक संपूर्ण विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। हम कुछ नोट पॉइंट्स में अगर देख लें तो नोट पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि 2023-24 से लेकर ये 2025-26 तक लगभग 24,104 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के साथ साथ 9 मंत्रालय, यानी कि इसको मिला के 9 मंत्रालय ऐसे हैं जो इसका कार्यभार देख रहे हैं। और इसका नोडल मंत्रालय जो है वो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, साथ साथ में यह समन्वयक मंत्रालय भी है। ठीक है, और इसी मंत्रालय के तहत आपका सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी शुरुआत की गई है। तो ये सूचना, शिक्षा, संचार अभियान किसके तहत शुरू की गई है? ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत। इसके अंतर्गत 220 जिले और 22,500 बस्तियाँ और निवासित हैं, जो 28 लाख लोग इसके तहत लाभान्वित होंगे। यानी 220 जिले के अंदर जो 22,500 बस्तियाँ हैं उनमें रहने वाले लगभग 28 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। यह अभियान 100% सरकारी योजनाओं की पीवीटीजीज तक पहुँच बढ़ाने के लिए चलाई गई है। ठीक है, तो हम लोग कुछ आगे पॉइंट्स, अगला टॉपिक देखते हैं। चलाया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है ये नमो ड्रोन दीदी योजना। कब मंजूरी दी गई इसकी? तो 29 नवंबर को। भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, भारत जो है उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और पहला फिर कौन है? तो पहला है आपका चीन। दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी भारत है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा आयातक भी है। वैकल्पिक उर्वरकों का विकास जो किया गया है इसके तहत, इसके पहले जो किया गया था वैकल्पिक उर्वरक का, उनमें से तरल नैनो उर्वरक और तरल नैनो यूरिया कह लें, और यह तरल या नैनो डीएपी कह सकते हैं। ठीक है, 30 नवंबर को पीएम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ध्यान रखिएगा। जो पीएम जो है महिला किसान ड्रोन केंद्र की स्थापना की जाएगी, साथ साथ में यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि संपूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र के द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा इसका भरण पोषण किया जाएगा। यह योजना लगभग 24-25 से लेकर 25-26 के लिए इसमें जो आवंटन किया गया है ये 1261 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 15,000 चयनित महिलाओं या जो एसएचजी से जुड़ी हैं को ड्रोन प्रदान करेंगी। ये कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिए जा सकते हैं। किसके उद्देश्य हेतु? कृषि के उद्देश्य हेतु। एक ड्रोन की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपये होगी, लगभग, ध्यान रखिएगा। और उसकी 80% की सब्सिडी जो है, यानी कि जो लगभग या मैक्सिमम 8 लाख तक सरकार देगी। ठीक है, केंद्र सरकार देगी, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और प्रत्येक एसएचजीज में एक महिला को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जिसे ड्रोन दीदी बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगला टॉपिक है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव किए गए हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप सभी को पता होना जरूरी है। इसके लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये राज्यों का चुनाव किस अधिनियम या किस धारा के तहत होता है। तो ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेद 172(1) और 324 के तहत, तथा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 15 के तहत ईसीआई को अधिकार है यह कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जिन राज्यों में इलेक्शन हुए हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। पहले आपका मिजोरम, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 4 तो ये हो गए। और 5वां राज्य आपका है तेलंगाना। ठीक है, 5वां राज्य आपका है तेलंगाना। तो हम यहाँ के कैपिटल्स और स्थापना दिवस, साथ साथ में यहाँ के जो सीएम हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो तेलंगाना के देखते हैं, कैपिटल इसकी हैदराबाद, ये बना था 2 जून 2014 को। इसके राज्यपाल हैं यहाँ पे डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, और इसके जो सीएम हैं ये हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं ये हैं आपकी 119, ध्यान रखिएगा। और हम राजस्थान की बात करें अगर, तो राजस्थान के कैपिटल है जयपुर, और 30 मार्च 1949 को बना था ये। ठीक, और इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ पे 200 विधानसभा की सीटें हैं। और इसके सीएम जो बने हैं वो भजनलाल शर्मा हैं। भजनलाल शर्मा के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं वासुदेव देवनानी। तो दोनों में देव देव लगा है, देव और देव। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना आप, वासुदेव देवनानी। अगला है आपका छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, जो 1 नवंबर 2000 को बना था। और बीबी हरिचंदन इसके राज्यपाल है। यहाँ पे लगभग 90 सीटें हैं। विष्णुदेव साय इसके सीएम बनाए गए हैं।
और साथ साथ में यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं ये है रमन सिंह। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी कैपिटल 56 को बना था, 1 नवंबर 1956 को। मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल और यहाँ पे 230 सीटें हैं। और यहाँ के जो सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। तो अगला लास्ट वाला हम देख लेते हैं मिजोरम की कैपिटल है आपकी आइजॉल और यह बना था आपका 20 फरवरी 1987 को। यहाँ के राज्यपाल हैं आपके हरिबाबू कम्भम पति। यहाँ की सीटें जो हैं विधानसभा की ये 40 हैं और यहाँ के सीएम हैं लाल धोमा जो एक आईपीएस अधिकारी हैं आईपीएस अधिकारी थे यहाँ पे, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल 370। तो आप लोग जानते ही हैं कि 2019 में सरकार द्वारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया है कि यह जो डिसीजन लिया गया था राष्ट्रपति द्वारा यह सही है। अगला टॉपिक हमारा मेरा युवा भारत। तो इसके तहत जो मंत्रालय है वह मंत्रालय है मेरा युवा भारत के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ठीक है। इसे माई भारत के नाम से भी जानते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को एकता दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी तंत्र की शुरुआत करने के लिए मेरा युवा भारत शुरू किया गया है। यह इसका मुख्य लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, इसीलिए यह चलाया गया है। अगला टॉपिक है हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन की बात अगर करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 2021 को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 2021 को आधिकारिक तौर पर, ठीक है। इसका समापन किया गया है 31 अक्टूबर यानी कि एकता दिवस के तौर पर। इसका किसके अवसर पर? मेरी माटी मेरा देश, इस अवसर पर इसको समापन किया गया है। और इसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। किसकी टैगलाइन? मेरी माटी मेरा देश को, ठीक है। यह शुरू किया गया था, जो श्रद्धांजलि दी गई थी वीरों के लिए जो अपने देश में वीर जवान होते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई थी। उसके तौर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया जिसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ध्यान रखिएगा इसको। और इसके तहत कुछ पुरस्कार दिए गए हैं राज्यों को या मंत्रालयों को। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है आपका यूनियन टेरिटरी, दूसरे नंबर पे है गुजरात जो कि एक राज्य है और तीसरे नंबर पे हरियाणा और राजस्थान एक साथ में है। मंत्रालय की अगर बात करें तो मंत्रालय में विदेश मंत्रालय नंबर 1 पे है, रक्षा मंत्रालय नंबर 2 पे है और रेल और शिक्षा मंत्रालय नंबर 3 रैंक पे है। अगला है हमारा नमो भारत ट्रेन। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है ये, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। मेट्रो की तर्ज पर बनाया गया है। इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मेट्रो के समकक्ष होती है, मेट्रो से ज़्यादा भी होती है। इसमें कुल 8 गलियारे होते हैं, दिल्ली से कनेक्टेड है सारे गलियारे अभी तक, और इनमें से एक का उद्घाटन भी किया जा चुका है पीएम द्वारा। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का उद्घाटन किया गया है जो लगभग 82.15 किलोमीटर है, ठीक है। अगला हमारा है गंगेटिक डॉल्फिन, जिसे टाइगर ऑफ गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ गंगा भी बोला जाता है। यूपी का जलीय जू घोषित किया गया है इसलिए न्यूज़ में है। और इसकी साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो यह है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। और पूरे वर्ल्ड में 4 फ्रेश वाटर में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। आपकी पहली तो है गंगेटिक डॉल्फिन गंगा में जो पाई जाती है, दूसरी आपकी यांगसे नदी चीन में जो है बैजी के नाम से पाई जाती है, और सिंधु नदी में अगर बात करें तो भूलन के नाम से पाई जाती है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो अमेजन नदी में बोटो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। साउथ अमेरिकन अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अमेजन नदी में बोटो के नाम से जानी जाती है। दरअसल ये ब्लाइंड होती हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है, ये हाइपोसोनिक वेव्स के माध्यम से चीज़ों को देखती हैं। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और एक छोटे से फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जलीय जीव घोषित किया गया है 2023 में। और इंडिया में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2010 में, असम में 2008 और पंजाब में 2019 में जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट फिश है उसे चितला बोलते हैं, बिहार में उसे स्टेट मांगुर बोलते हैं, और गुजरात में घोल मछली को हाल ही में राज्य मछली का दर्जा दिया गया है और इसे गोल्ड फिश भी बोलते हैं। आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गोल्ड मछली को गुजरात के राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर हम बात करते हैं IUCN की तो IUCN में यह इंडेंजर्ड नंबर पे है, इंडेंजर्ड, ठीक है। और 1972 यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अगर बात करें तो शेड्यूल्ड 1 में है। और साइट्स में अगर हम बात करें तो यह परिशिष्ट 1 में है, ठीक है। और उनके संरक्षण के लिए जो बनाए जा रहे हैं तो वेधशालाएँ या फिर कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं उसमें विक्रमशिला, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन
सेंटर जो है आपका ये बिहार के भागलपुर में है, तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र अभी तक है ये बिहार के भागलपुर में। अगला टॉपिक हमारा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है ये, नवाचारी अभ्यास के लिए है, यानी कि R&D करने के लिए है, साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है भारतीय भेषज संहिता आयोग। भेषज संहिता आयोग जो है इसे बोलते हैं IPC, और वर्ल्ड लेवल पर जो है उसे बोलते हैं PDG। तो जो IPC है ये PDG में शामिल हो गया है, और इसे बोलते हैं PDG को फार्माकोपियल वार्ता समूह। ठीक है, इसमें जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसकी बैठक पहली बार यूरोपियन यूनियन, जापान और अमेरिका से बाहर हुई है, यानी कि यह कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में। ठीक है, इसकी बैठक पहली बार हुई है, और भारत इसका स्थायी सदस्य बन गया है। और जो WTO अगर बात करें तो यह पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है। भारत या विश्व में निर्मित, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिए। भारत या विश्व में निर्मित विपणन की जाने वाली दवाइयों, निर्मित या विपणित की जाने वाली दवाइयों के मानकों का निर्धारण करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो कब बनाया गया ये 2023 में बनाया गया। दरअसल समक्का और सरक्का एक महोत्सव है जिसे मेदाराम जठारा भी के नाम से भी जाना जाता है। यह महोत्सव कुंभ के बाद सबसे बड़ा महोत्सव है, और कोया जनजाति द्वारा यह मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जो कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। और इसी जिले में, मुलुगु जिले में ही सरक्का समक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक हमारा नंबर 13 ट्रेवल फॉर लाइफ। तो इसके बाद अगर बात करें हम तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। इसी दौरान इसे लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय, UNWTO, TO का मतलब है पर्यटन, टूरिज्म को लेके, और UNEP, ठीक है, इनके माध्यम से यह शुरू किया गया है। और भारत मंडपम में नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। हम इसके उद्देश्य की बात करें अगर, तो सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, यानी कि स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें कुल कितने विषय हैं, 8 विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ चलाया गया है। अगला हमारा टॉपिक सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम। तो अगर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया है। 45 गाँव को पुरस्कृत किया गया है, जिनमें से 5 गाँव को स्वर्ण दिया गया है, और 10 गाँव को रजत पदक, और 20 गाँव को कांस्य पदक दिया गया है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र या कोई भी गांव जिससे कोई भी पदक, किसी भी श्रेणी में पदक दिया गया है, तो वह है कुरौना गांव है ऐसा, जो उत्तर प्रदेश में है, और यह इसे रजत श्रेणी में रखा गया है। रजत यानी कि जिसमें 10 अवार्ड्स दिए गए हैं 10 गाँवों को। ठीक है, अब बात करते हैं एकात्मता की मूर्ति। ठीक है, यह है आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। किसकी मूर्ति है, यह शंकराचार्य की है। और किसने अनावरण किया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। यह लगभग 108 फीट की है, और यह चलने की मुद्रा में दिखाई गई है, यानी कि एक पैर आगे है। ठीक है, चलने की मुद्रा में दिखाई गई है, ना तो लेटे हैं ना ही बैठे हैं। और बात करें हम शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य 18वीं सदी में इनका जन्म हुआ, 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ है, और केरल में हुआ था। साथ साथ में ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, और संचालन करता थे, और संस्थापक भी थे। ठीक है, 4 मठ की इन्होंने स्थापना की है, श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारका में और बद्रीनाथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है USA में मैरीलैंड में बनाई गई है। यह अम्बेडकर की एक सबसे बड़ी प्रतिमा है भारत के बाहर जो है अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो लगभग 19 फीट की है। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो यह गुजरात में है, 182 मीटर की है, 182 मीटर की है ये, और यह सरदार पटेल की मूर्ति है, जिसे रामजी सुतार द्वारा बनाया गया था, यह डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, और हल्दी क्या होती है, आपकी पुष्पीय पादप है। ठीक है, और हम बात करें अगर पूरे विश्व में, तो 62% हल्दी का उत्पादन, ठीक है, वो भारत के द्वारा किया जाता है। 62% का योगदान जो है वो भारत के द्वारा दिया जाता है। भारत जो है वो सर्वाधिक उत्पादक भी है, सर्वाधिक उपभोक्ता भी है, सर्वाधिक निर्यातक भी है। तो ध्यान रखिए, हल्दी भारत में बहुत होती है। सर्वाधिक राज्य अगर बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्दी होती है, तो वह है महाराष्ट्र। और लक्ष्य की अगर हम बात करें तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक $1 बिलियन तक का निर्यात करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। यह ध्यान रखिएगा, महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बहुत ही बड़ा कदम है ये। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक की, तो विधेयक इसका है 128वां। ठीक है, और अधिनियम था इसका 106वां। ठीक है, न्यूनतम 33% की भागीदारी कहाँ कहाँ होगी, ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा, विधानसभा
और यूटीज़ में देखा जाए तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और इसे अभी तक 15 वर्ष के लिए सिर्फ लॉन्च किया गया है, बाकी आगे संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको बढ़ाना है या नहीं। इस पर कुछ आर्टिकल ऐड किए गए हैं 330, 332 और 334 है, और साथ साथ में 239 AA में भी संशोधन किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है। यह कहाँ से शुरू किया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर से शुरू किया गया है। यह एक आयुष्मान भारत की एक प्रमुख योजना है, ठीक है। आयुष्मान भव अभियान जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान भारत एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत आयुष्मान भव अभियान एक प्रमुख योजना है। SDG 3 को पूरा करने के लिए से इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल, ठीक है, शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 3 घटक है, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में असम जो है नंबर 1 पर है, असम राज्य नंबर 1 पर है सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में। मिथुन को, अगला टॉपिक है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया है, तो किसने दिया है? फसले द्वारा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों में इसकी आबादी अत्यधिक है, और इसकी आबादी देश में कितनी है? 3.8 लाख। जो कब पता चला इसका पता चला पशुधन गणना 2019 में, जो 20वीं जनगणना थी, ठीक है। पशुधन की गणना कौन सी थी? 20वीं थी, 2019 में की गई थी। इससे पता चला है कि 3.8 लाख जो है मिथुन इतने राज्यों में पाए जाते हैं या देश में पाए जाते हैं। अगला हमारा, सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। तो सांची क्या बन गया है? भारत का पहला सौर शहर बन गया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इसे द ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध पूजागृह है, और 1989 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया था। हम कुछ पॉइंट की बात करें अगर नोट पॉइंट की, तो यह नवीकरणीय विभाग, मध्य प्रदेश का जो नवीकरणीय विभाग है वो, तथा IIT कानपुर के साथ के मिलकर इसे सौर शहर बनाया जा रहा है, ठीक है, बनाया गया है। अगला पॉइंट है मोडेरा। मोडेरा जो है आपका 24x7 सौर ऊर्जा उत्पादित शहर है। भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ये गांव है, सॉरी, मोडेरा क्या है? गांव है। तो 24x7 सौर ऊर्जा उत्पादित गांव है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय। तो आपको पता होगा कि NCERT को मिला है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, और ये इसकी विज्ञप्ति कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी विज्ञप्ति की जाती है, ठीक है। इसे दिया गया है डी नोवो श्रेणी में। डी नोवो मतलब होता है वो विश्वविद्यालय या वह क्षेत्र जो R&D पर विशेष केंद्रित होते हैं, ठीक है, उन्हें डी नोवो श्रेणी में दिया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो NCAP कार्यक्रम उसके लिए चलाया गया था। वही कार्यक्रम चलाया गया था 2019 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 24 तक हमें 20 से 30% की कटौती करनी है, किसकी? PM10 और PM 2.5 की। इसकी शुरुआत किया था PM पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में जो की गई है 2023 में, इसमें 131 शहर थे, जिसमें से इंदौर, आगरा और ठाणे तीनों को रैंकिंग दी गई है 10 लाख से अधिक वाली आबादी में। इंदौर नंबर 1 पे है, आगरा आपका उत्तर प्रदेश का है जो उसको नंबर 2 पे रखा गया, और ठाणे मुंबई का उसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। और 3 से 10 लाख की अगर हम बात करें तो अमरावती नंबर 1 पे है, मुरादाबाद 2 पे और गुंटूर 3 पे है। अगर 3 लाख से कम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो परवाणु जो आपका है हिमाचल प्रदेश का, वो नंबर 1 पे है, और काला अम्बा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश का नंबर 2 पे है, और अंगुल उसे उड़ीसा का है, इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। हम बात करते हैं भारत मंडपम, जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी। तो G20 का आयोजन यहीं पे किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन है जिसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है, जो एक प्रगति मैदान में स्थापित की गई है। 131 एकड़ 123 एकड़ की जमीन पर इसे बनाया गया है। मूर्तिकार इसके थे आपके राधा कृष्णन, जो साउथ इंडिया के हैं, राधा कृष्णन। नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा इस भारत मंडपम के सामने बनाई गई है, जो अष्टधातु की है, और यह 28 फीट की है लगभग। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे, ठीक है। और अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, PM विश्वकर्मा योजना। मोदी के बर्थडे के दिन, ठीक है, लॉन्च किया गया इसे। 17 सितंबर को मोदी का बर्थडे होता है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके अंतर्गत लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार आदि ऐसे करके 18 व्यवसाय इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। MSME नोडल मंत्रालय है इसका, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टैगलाइन, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ठीक है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, 3 सा। यह योजना जो है ये 5 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, और विश्वकर्मा ID भी लोगों को प्रदान की जाएगी। इसकी ब्याज दर की अगर हम बात करें तो 5% है, जो पहली किस्त में अगर बात करें तो इसमें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, और दूसरी किस्त में अगर हम बात करें तो इसमें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
ठीक है। प्रथम ABDM माइक्रोसाइट्स, ABDM मतलब होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। तो 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसे 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। तो अभी लगभग इसके 2 वर्ष हुए हैं। और माइक्रोसाइट से अगर हम बात करें तो माइक्रोसाइट मतलब होता है छोटे छोटे साइट्स। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया था इसे, और माइक्रोसाइट साइट्स को, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। और सबसे पहले जो माइक्रोसाइट खोली गई है वो है मिजोरम के आइजॉल में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे सबसे पहले खोली गई है, प्रथम अगर ABDM की बात करें तो ये मिजोरम में, मिजोरम के आइजॉल में। 26 पॉइंट हमारा 26 नंबर, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता। स्मार्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसे लॉन्च करता है, लॉन्च करने वाला मंत्रालय है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और ये 5वां आपका संस्करण था, पहला हुआ था 18, 19, 20 और 22 में। ठीक है, उसके बाद अब 5वां हो रहा है 2023 में। शहर की अगर हम बात करें तो शहर जो है स्मार्ट सिटी सबसे ज़्यादा है, इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे आगरा। अगर हम राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिल पे दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे, उत्तर प्रदेश चौथे पे। तो चौथा स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे सूरत का स्थान ध्यान रखिएगा। अगर शहर में देखें तो सूरत दूसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, सॉरी तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का एक शहर। तो उत्तर प्रदेश का शहर जो है वो तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर स्वयं राज्य आ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला पॉइंट है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कुल इसके अंतर्गत 1309 स्टेशन चयनित किए गए हैं, और इसके अंतर्गत 1309 में उत्तर प्रदेश के यहाँ पे 156। ठीक है, पहले चरण में अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया है, तो इसके अंतर्गत 508 स्टेशन हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और 28वां नंबर का हम बात करें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक प्रगति समीक्षा लॉन्च की गई है इसकी। और इसे लॉन्च कौन करता है, नीति आयोग द्वारा किया जाता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो UNDP HDI जो है UNDP के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और HDI में 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके 3 आयाम होते हैं, एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा कैसी है, और रहन सहन का स्तर कैसा है। इस 3 आयामों में 12 संकेतक होते हैं। ठीक है, यह इसका सेकंड संस्करण था, राष्ट्रीय वाला सेकंड संस्करण जो है यह आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पर आधारित था। ठीक है, पहला संस्करण जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत हम बात करें कि शीर्ष मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए बिहार पे सबसे ज़्यादा क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जो 33.66% है अभी भी, 76%। और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, जिसमें 22.93% है। केरल सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला है राज्य, जिसमें 0.55% है। ठीक है, सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मुक्त राज्य कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है 3.43 करोड़, जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी से लोग बाहर निकल के आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर की। तो उत्तर प्रदेश में अंदर में न्यूनतम गरीबी वाले जिले जो हैं, न्यूनतम गरीबी गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, और तीसरे नंबर पे कानपुर नगर हो गया। और अधिकतम गरीबी के बाद अगर हम करें तो ये हो गया बहराइच नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर श्रावस्ती है, तीसरे बलरामपुर है। कि ये तराई इलाके हैं। अगला टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है वैभव फेलोशिप योजना। 28 फरवरी को शुरू की गई है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 18 ज्ञान के क्षेत्र हैं। ठीक है, भारतीय प्रवासियों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु यह सुविधा प्रदान की गई है। महिर जो है आपका वो है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। किस चीज़ में है, तो ये विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में है। 2023-24 से लेकर 27-28 तक है ये लगभग। और नवीन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर R&D के लिए बात कही गई है कि जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी हैं उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए जाएँ, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। तो भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए महिर शुरू की गई है। अगला टॉपिक है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो राज्य में जो खाद्य सुरक्षा की बात अगर करें तो उसमें सूचकांक में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कौन लॉन्च करता है, इसका फर्स्ट द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह इसका 5वां संस्करण था। और 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। 7 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। अगर हम बात करते हैं सूचकांक में कुछ रैंकिंग की, तो रैंकिंग में राज्यों में अगर देखें तो केरल जो है नंबर 1 पे है, पंजाब दूसरे में है, और तमिल तीसरे पे, मध्य प्रदेश चौथे पे, और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये 5th नंबर पे है। ये बड़े राज्यों की बात चल रही थी। अब हम छोटे राज्य की अगर बात करें तो गोवा नंबर 1 पे है, और मणिपुर दूसरे पे है, सिक्किम तीसरे पे है। यूटीज़ में अगर देख लें तो JNK नंबर 1 पे है, और दिल्ली नंबर 2 पे है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के मामले में, किसके मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में फर्स्ट द्वारा लॉन्च किया जाता था।
अगला टॉपिक हमारा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक की बात करें तो ये शुरुआत की गई थी 2019 में, और अभी जो जारी किया गया है 2.0 जो 21-22 में लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत 10 ग्रेड होते हैं। शुरुआती 5 में कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 5 में 10 ग्रेडों में से शुरुआत के 5 में कोई नहीं है। 6 नंबर में अगर हम बात करें, जैसा नाम दिया गया है प्रचेस्ट 2, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ और पंजाब को रखा गया है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश है आपका 9th ग्रेड में है, जिसे आकांक्षी 2 नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 में है, जिसे 9th नंबर पे रखा गया है। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया की रैंकिंग दी गई है 2023 में लॉन्च किया गया इसे। इसकी शुरुआत की गई थी 15 में, लेकिन पहले जो रैंकिंग लॉन्च की गई थी वो थी अपनी 16 में। इसका 8वां संस्करण है ये, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत 5 श्रेणियाँ हैं और 8 विषय होते हैं, ठीक है। अब अगर हम संस्थान की बात करें तो इसमें 5 शीर्ष संस्थान हैं। नंबर 1 पे IIT मद्रास आता है, और भारतीय विज्ञान संस्थान नंबर 2 पे है, IIT दिल्ली 3 पे है, IIT बॉम्बे 4 पे है, और IIT कानपुर 5 नंबर पे है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके ध्यान रखने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश की एक संस्थान जो 5 इस टॉप 5 में शामिल है वो है IIT कानपुर। अब हम बात करें विश्वविद्यालय की श्रेणी में, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है वो नंबर 1 पे है, और प्रबंधन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो IIM, ठीक, अहमदाबाद नंबर 1 पे है। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो पुराना जो था उसे लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा 1931 में निर्माण करने की योजना बनाई गई थी। इनके द्वारा ये वास्तुकार हैं इनके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वास्तुकार हैं। और राष्ट्रपति भवन, इसके तहत जो है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक्स तथा अन्य भी शामिल हैं, जिसमें संसद भवन इसके केंद्र में स्थापित किया गया था, ठीक है। और नया जो है आपका वो 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया जब नया बनाया गया है, और साथ साथ में डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में है और 4 मंजिली इमारत के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 3 गेट हैं। कितने गेट हैं इसमें? 3 गेट हैं, और जिन तीनों गेटों के नाम जो है रखे गए हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। लोकसभा में टोटल मैक्स सीटें हैं 888 सीट, और राज्यसभा में 384 सीटें, जो अपनी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं। अब बात करते हैं उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना की। तो इसे 5.20 लॉन्च किया गया है, 5.20 उड़ान 5.2 लॉन्च किया गया है, और इसकी शुरुआत हुई थी, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 2016 में। और पहली उड़ान जो चलाई गई थी वो शिमला से लेकर दिल्ली चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, शिमला से लेकर दिल्ली, यानी हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। और वर्तमान में 21 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई है। इसमें सबसे खास बात है हेली सेवा ऐप भी लॉन्च की गई। अब हेली सेवा ऐप लॉन्च कर दी गई, ठीक है। नाम क्या है आपका? हेली सेवा। और अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। 15वां विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी और इसके सीएम बने थे सिद्धरमैया, ठीक है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 224 सीटें हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन आपका समुद्र गुप्त, ऑपरेशन समुद्र गुप्त है, NCB द्वारा चलाया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, ठीक है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कार्यक्रम NCB द्वारा चलाए जाते हैं। और यह इस कार्यक्रम के तहत 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी तक का रिकॉर्डेड है। अभी तक इतना ज़्यादा मात्रा में कभी भी जब्त नहीं किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो आप देख लीजिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्या होते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल क्रिसेंट जो होते हैं वो अफीम के उत्पादक क्षेत्र हैं पूरे विश्व में। अगर ये आपके रही प्यारी इंडिया के वेस्ट में आपके हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनको गोल्डन क्रिसेंट के नाम दिया गया है। और इस इंडिया के ईस्ट में है आपके म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसे गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो विजन UPSC यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। आप इसे सर्च करके और लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए। साथ साथ में यह आपके उत्तर प्रदेश PCS और RO ARO के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स साबित हो सकता है। और आपके रिवीजन के तौर पे यह एक रामबाण है। रिवीजन के तौर पे यह वीडियो एक आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अगला है टॉपिक मणिपुर हिंसा। तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें 3 समुदाय हैं, जैसे कि मैती जो घाटी में रहती है और नागा और कुकी जो पहाड़ी में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर 16 कुल जिले हैं जो 2 में डिवाइड है, घाटी और पहाड़ियों में, ठीक है। जिसका प्रमुख कारण क्या था? कारण प्रमुख ये था कि वर्तमान में जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उन्हें OBC और SC का दर्जा मिला है, OBC और SC का दर्जा मिला है, जबकि उनकी डिमांड है कि हमें ST का दर्जा दिया जाए। जो आज़ादी के पहले वो ST के में शामिल थे, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते कुछ पॉइंट। अभी शांति समझौता हुआ है, तो शांति समझौता में
किसके इसके बीच हुआ है? UNLF प्लस मणिपुर प्लस भारत सरकार, ठीक है, के मध्य हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी कि UNLF की जो है स्थापना हुई थी 1964 में, गठन हुआ था। और देख लेते हैं आपकी जो जांच कमेटी बनाई गई थी कि जो हिंसा हुई, उस हिंसा की जांच कमेटी अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष लांबा थे, अजय लांबा, इसके अध्यक्ष जो थे वो अजय लांबा थे। और साथ ही साथ शांति समिति का गठन जो किया गया है उसमें मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, ये अध्यक्ष बनाई गई थी, ठीक है। अगला टॉपिक है भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। तो जल निकायों की प्रथम गणना की गई है, तो कब की गई है? 2023 में की गई है। तो टोटल क्या है आप ध्यान रखिएगा, भारत में कुछ आंकड़े हैं, ध्यान देख लीजिए। भारत में 18% जनसंख्या है, पूरे विश्व का, और 4% जल पाया जाता है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है भारत के ऊपर संसाधनों का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और आप ध्यान रखिए कि इसमें से मैक्स जो अधिकतम क्षेत्र है वो कहाँ पे है? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में और कम से कम शहरी क्षेत्रों में है, यानी 2.9% जो है शहरी क्षेत्रों में है और 97.1% यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जल निकाय में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल आपका राज्यों में देखा जाए तो शीर्ष पर है, और उत्तर प्रदेश भी आपका सेकंड नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ध्यान कि ये सारे क्षेत्र जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में है। और चौथे नंबर पे उड़ीसा है, पाँचवें पे असम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल 1 पे है और उत्तर प्रदेश 2 पे है। शहरी क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा तो उत्तर प्रदेश की आपकी स्थिति किस नंबर पर आ जाएगी? चौथे नंबर पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जन निकाय की संख्या है 2,45,87 2,45,087 है। पहली बार जनगणना की गई है, ध्यान रखिएगा, पहली बार गणना की गई है। अगला है 40 नंबर, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया आपका केरल। केरल ने जल बजट तैयार कर दिया है, ठीक है। कब किया तैयार? 2023 में। और वहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। चिकित्सा के उपकरणों की जो नीति बनाई गई है वो क्या है? 2023 में लॉन्च की गई है। इसका लक्ष्य है चिकित्सक उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 से 12% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है, ठीक है। तो निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है। अब अगला टॉपिक हमारा भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ पे है? सबसे बड़े की बात करें हम तो जम्मू कश्मीर में भी बनाया गया है, बांदीपोरा जिला है, और इसके अरगम गांव में, बांदीपोरा जिले के अरगम गांव में जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे पहले की बात करें तो ये पहला है आपका भिलार, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के भिलार में पहला पुस्तक ग्राम बनाया गया था, जो 2017 में बनाया गया था। और सबसे बड़ा जो है वो अभी कहाँ पे है? जम्मू JNK में, अरगम गाँव। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक ग्राम है, जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और जामताड़ा जिला जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है, जो झारखंड में है। और धर्मदम पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। ये क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र है जो केरल में है। 2022 में इसे पूर्णतः पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, धर्मदम। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो अरावली आपका जो दिल्ली से किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? दिल्ली, यूटी से जो हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य हैं इसमें, और एक यूटी मिलके इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इसका जो शुभारंभ किया गया है ग्रीन वॉल का, तो ये है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो 21 मार्च को होता है, ध्यान रखिएगा, इस दिन इसकी शुरुआत की गई है। इसके बफर जोन की अगर हम बात करें, जो इस अरावली क्षेत्र के बफर जोन की बात करें, तो ये 5 किलोमीटर बफर जोन इसका बनाया गया है, ठीक है। और अगर अगला टॉपिक पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जारी की गई है, जो 2022 से लेकर 27 तक, यानी 5 वर्ष की है। भारत के खाद्य बाजार का 32%, भारत के खाद्य बाजार का 32% है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और विनिर्माण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 14% की हिस्सेदारी इनकी, निर्यात में 12% की हिस्सेदारी है। कुल उद्योग निवेश का ये लगभग 6% रखते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अगर हम बात करें तो देश में 6% है, देश में 6% उत्तर प्रदेश की है, जो 20% लाने की का लक्ष्य बनाया गया है 5 वर्षों में, ठीक है। और अगला टॉपिक है आपका आप, यानी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। वो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ध्यान रखिएगा 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
अगला टॉपिक है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसे गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिलों में लॉन्च किया गया है। अंजाव जिले के किबुथी गांव में किबितू गांव में लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी केंद्र राज्य दोनों मिल के चला रहे हैं। और राज्य की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश राज्य आएंगे, और इसमें एक यूटी पे आएगा जिसका नाम है लद्दाख। यानी कुल 5 यूटी और स्टेट मिला के आएंगे इसमें। और इसका उद्देश्य क्या है? सीमित कनेक्टिविटी, अवसंरचना और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, कनेक्टिविटी को और बढ़ाना है, साथ साथ में अवसंरचना और विकास पर बल देना है। 47 नंबर की हम बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें कर्नाटक जो है नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश 18 पे। ठीक है, बड़े राज्यों में 18 पे है, छोटे राज्यों में सिक्किम जो है सबसे नंबर 1 पे और गोवा अंत में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह इस बार का जो तीसरा संस्करण था 19 में शुरू किया गया था। भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित कराने और उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है, बहुत ही वर्स्ट लेवल पे है। और अगला टॉपिक हमारा MV गंगा विलास, विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। यह 3200 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है। इसमें नेशनल वाटरवेज 1 और 2 दोनों शामिल हैं। 27 नदियों के जाल को कवर करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्तमान में 2016 अधिनियम से, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम से लगभग 111 जल मार्ग हैं, और वर्तमान में उसके पहले 5 थे और उसको अब 106 उसमें और अधिक बढ़ाए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 111 हो गए। ध्यान रखिएगा। इसका मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज जो है, निजी संचालक है, इसके संचालक कौन है? मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था 13 जनवरी को और पहुंचा ये कब? 28 फरवरी को। ठीक है, PM द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबिल पहुंचाइए। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। तो क्षेत्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो किस भाषा में? मलयालम में। ठीक है, मलयालम में केरल ने क्या किया है? केरल उच्च न्यायालय ने पहला निर्णय दिया है। किस भाषा में? मलयालम में। और अगला टॉपिक हमारा हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बन गया है, रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। तो हुबली कहाँ पे है? हुबली आपका है कर्नाटक में। ठीक है, जो पहले नंबर पे है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। और इसके पहले कौन सा था? उत्तर प्रदेश का, जो अब दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, और ये 1360 मीटर है, 1360 मीटर है लंबा, और गोरखपुर में स्थित है ये। और तीसरे नंबर की बात करें तो केरल का कोल्लम जो है जंक्शन, वो तीसरे नंबर पे है, जिसकी लंबाई है आपकी 1180। अगला टॉपिक है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जो है केरल में स्थित है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसकी शुरुआत की गई है 2023 में। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और साथ साथ में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना इसका लक्ष्यों में शामिल है। इसके अन्य लक्ष्यों की बात करें तो 2030 तक 125 गीगावाट वृद्धि के साथ प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में अगर देखा जाए तो। और साथ साथ में 6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना है। कितने? 6 लाख रोजगार प्रदान करना है। और 8 लाख करोड़ का निवेश करना है, या इससे अधिक भी करना है। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ जीवाश्म ईंधन में आयात में कमी करना है। तो जो हम आयात कर रहे हैं उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का कमी लाना है। और वार्षिक ग्रीन हाउस गैसेस में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना इसका प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसमें विद्युत अपघटन और बायोमास आधारित दोनों प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन विधियां शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों प्रकार की है, न कि सिर्फ बायोमास बल्कि विद्युत अपघटन के माध्यम से भी जो हाइड्रोजन उत्पादन होता है वो विधियां शामिल की गई हैं। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और हैं। वायनाड जो है सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो वायनाड कहाँ पे है? वायनाड आपका केरल में है। इसके तहत सभी दस्तावेज का डिजिटलीकरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया है। और अगला टॉपिक हमारा है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तो ये कहाँ पे है? ये आपका तिरुपति नगर निगम ने किया है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसमें फाइटोरिट तकनीक के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा और स्वच्छ बनाया जाएगा पानी को। ठीक है, और जिसमें टेक्नोलॉजी लगी है नेरी और CSIR के द्वारा। और झील जो है जिसे स्वच्छ किया जा रहा है विनायक सागर झील है। ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार जो संयंत्र है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया गया है, जिसकी 564 मिलियन मीट्रिक लीटर प्रतिदिन शोधित करने की क्षमता है।
पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है, वो है केरल आपका, ठीक है, जो 24/7 सेवा प्रदान करता है। और अगला टॉपिक हमारा स्मार्ट कार्यक्रम 2023 में स्टार्ट किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म आपका है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। आयुर्वेद के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने हेतु आयुष्मान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय द्वारा इसका शुरू किया गया है। इसकी प्रमुख संस्था है आयुष मंत्रालय और NCISM प्लस CCRAS द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं NCISM के, नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड CCRAS के देखते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक, ठीक है। तो इनके द्वारा शुरू किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे देखना ना भूलें, यह आपके एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ आपका रिवीजन के लिए आप इसे 2 पे लगा के भी देख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 पे लगा के देख लीजिए, और इसका फुल वीडियो हमारा जो है वो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।